एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर। सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट किया जाए तो आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट, परावर्तक खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है। परावर्तक दूरदर्शी क्या होती है, कैसेग्रेन दूरदर्शी क्या होती है, न्यूटन की परावर्ती दूरदर्शी क्या होती है। ये विभिन्न नाम जो दूरदर्शी के दिए हुए हैं वो सभी एक ही है। परावर्तक दूरदर्शी क्या है, परावर्तक दूरदर्शी की संरचना क्या होती है, सिद्धांत क्या होता है, उसकी कार्यविधि किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी और इसकी आवर्धन क्षमता का मान कैसे ज्ञात करें, उसका सूत्र क्या होगा, किस पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही यहाँ पर अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी है वो श्रेष्ठ क्यों है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंत में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव के साथ में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए पेन और कॉपी और नोट्स के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक अपना परावर्ती दूरदर्शी क्या होती है, परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है। सबसे पहले यहां पर इस टॉपिक को डिस्कस करें अपन, तो उससे पहले यहां पर मैं पीछे वाली क्लास के बारे में कुछ बताना चाहता हूं स्टूडेंट। पिछली क्लास में डिस्कस किया था अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है, डिस्कस किया था। अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान यदि बढ़ाना होता है तो क्या करना होगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने कल की वीडियो के अंत में दिया था आपको। आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाकर आप उसे देख सकते हो। क्या था, अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक का जो द्वारक है एवं फोकस दूरी है वो अधिक होनी चाहिए। अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होगी तो ही आवर्धन क्षमता का मान अधिकतम प्राप्त होगा अपने को, सही है। और प्रतिबिंब को यदि अधिक स्पष्ट चमकीला प्राप्त करना है अपवर्ती दूरदर्शी के द्वारा तो स्पष्ट चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी क्या होना चाहिए, अभिदृश्यक लेंस जो है उसकी फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या है वो समस्या, यदि अभिदृश्यक को अधिक बड़े द्वारक का बनाया जाता है तो उस स्थिति में उसके भार के कारण उसके किनारों को सहारा देकर जब व्यवस्थित करते हैं तो उनके टूटने की संभावना होती है। और इतना भारी लेंस बनाना भी कठिन कार्य है स्टूडेंट, क्योंकि इतने बड़े द्वारक का यदि आपको अभिदृश्यक लेंस बनाना है और उसको व्यवस्थित करना है तो ये बहुत मुश्किल कार्य है। तो क्या किया जाए, इस समस्या का निराकरण क्या करें। तो इस समस्या के निराकरण के लिए आधुनिक दूरदर्शियों में क्या किया गया, आधुनिक दूरदर्शियों में अभिदृश्यक के रूप में लेंस के स्थान पर दर्पण का उपयोग किया जाने लगा, सही है। अभिदृश्यक के रूप में अपवर्ती दूरदर्शी में क्या था, अब एक उत्तल लेंस का उपयोग किया था स्टूडेंट। लेकिन यहां पर आधुनिक दूरदर्शियों में जब उसमें ये कठिन कार्य हो गया कि लेंस नहीं बना सकते, लेंस को सहारा नहीं दे सकते किनारों से, क्योंकि उत्तल लेंस के किनारे होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं, उसके भार के कारण खड़ा करने पर वो टूट सकते हैं या टूट जाते हैं, कहने का मतलब, सही स्टूडेंट। तो क्या किया गया, आधुनिक दूरदर्शियों में अभिदृश्यक के रूप में लेंस के स्थान पर किसका उपयोग किया गया, दर्पण का उपयोग किया गया। और उसी आधुनिक दूरदर्शी को परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं, सही है। तो इस आधार पर अपन इसके एक सटीक डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या होगी परावर्ती दूरदर्शी, ऐसे दूरदर्शी जिसमें अभिदृश्यक के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है उसे परावर्तक या परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। परावर्ती दूरदर्शी क्या है, जिसमें इसमें अभिदृश्यक के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है उसे परावर्ती दूरदर्शी कहा जाता है। ये इसकी सटीक और आसान डेफिनेशन यहां पर ये रहेगी, सही स्टूडेंट। तो परावर्ती दूरदर्शी जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, अपवर्ती दूरदर्शी जो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करे, वो थी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और यह है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। यदि अंग्रेजी वर्ड की बात करें, रिफ्रैक्टिंग अपवर्ती दूरदर्शी और रिफ्लेक्टिंग परावर्ती दूरदर्शी, वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य कर रही थी और ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगी, सही है। तो यहाँ पर कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है इसके बारे में बता जाए तो अपवर्ती दूरदर्शी अपवर्तन के सिद्धांत पर और परावर्ती दूरदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है स्टूडेंट, क्लियर दैट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर होगी तो डेफिनेशन के बाद में इसकी संरचना की बात करें, कैसी होगी इस दूरदर्शी की संरचना, परावर्ती दूरदर्शी की संरचना क्या होगी। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट, परावर्ती दूरदर्शी में एक लंबी व्यास की नली होती है, उस नली का एक सिरा खुला हुआ होता है और दूसरे सिरे पर अभिदृश्यक के रूप में एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सही है।
यहां पर एक लंबी नली है, डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये एक लंबी नली है जिसका एक सिरा खुला हुआ है, सही है, और दूसरे सिरे पर अभिदृश्यक दर्पण के रूप में एक अवतल दर्पण लगा हुआ है, सही है। अभिदृश्यक के रूप में क्या लगा हुआ है, एक अवतल दर्पण लगा हुआ है जो बीच में से कटा हुआ है, और जिस स्थान पर से कटा हुआ है वहां पर नेत्रिका लेंस लगा हुआ है, सही है। ये नेत्रिका लेंस यहां पर और ये प्रेक्षक यहां पर, दोनों एक ही स्थान पर होंगे। क्लियर दैट? देखो अब यहां पर इस खुले सिरे को जब भी इसके द्वारा प्रतिबिंब को देखना, बिंब को देखना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो इसके खुले सिरे को हमेशा उस वस्तु की ओर रखा जाता है जिसको देखना होता है, जिसका प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है, सही है। तो यहां पर दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है, सही, उन्हें देखा जाता है। तो दूर स्थित वस्तु से आने वाली ये दो समांतर प्रकाश किरणें ले ली यहां पर, ये दोनों समांतर प्रकाश किरणें कहां पहुंच रही है, इस अभिदृश्यक दर्पण पर आपतित हो रही है, सही है। समांतर आने वाली ये दोनों प्रकाश किरणें इस अभिदृश्यक दर्पण पर आपतित हो रही है, यहां पर ये अभिदृश्यक दर्पण है, इसके ऊपर ये आपतित हो रही है। जब ये इससे परावर्तित होती है तो परावर्तित होकर ये उस वस्तु का प्रतिबिंब इसके मुख्य फोकस पर बनाती है, सही है। तो यहां पर इस दूरदर्शी में एक समस्या उत्पन्न हो गई कि यहां पर इस अभिदृश्यक दर्पण से जो परावर्तित प्रकाश है वो नली के अंदर ही किसी बिंदु पर फोकसित होता है, सही है। इसका मतलब यहां पर परावर्तित जो प्रकाश है वो लगभग यहां पर इस नली के अंदर ही किसी बिंदु पर फोकसित हो जाता है। इसका मतलब प्रेक्षक को और नेत्रिका को उसी स्थान पर होना चाहिए। जब प्रेक्षक और नेत्रिका इस स्थान पर आते हैं तो वस्तु से आने वाले प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, सही है। वस्तु से आने वाले प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, चमकीला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो पाता। ये इस परावर्तित दूरदर्शी में समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या के निराकरण के लिए एक वैज्ञानिक है केसेगर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस नली के अंदर एक द्वितीयक दर्पण के रूप में एक उत्तल दर्पण और रख दिया, सही है। द्वितीयक दर्पण के रूप में यहां पर क्या रख दिया, एक उत्तल दर्पण को व्यवस्थित कर दिया। इस अभिदृश्यक दर्पण से जो परावर्तित प्रकाश है वो इस उत्तल दर्पण पर आपतित होता है, द्वितीयक दर्पण पर आपतित होता है, और द्वितीयक दर्पण से परावर्तित होकर ये सीधा नेत्रिका पर फोकसित होता है। इस छोटी नली के अंदर नेत्रिका के ऊपर फोकसित होता है, जहां पर प्रेक्षक उस वस्तु के प्रतिबिंब को देख सकता है, सही है। मतलब सिद्धांत कार्य विधि संरचना क्या है वो सारा इसी में आ गया। क्या है ये कि दो समांतर प्रकाश किरणें जब इस नली में प्रवेश करती है दूरस्थ वस्तु से आकर, तो उस कंडीशन में यहां पर इस नली की अभिदृश्यक दर्पण से परावर्तित प्रकाश नली के अंदर किसी बिंदु पर फोकसित हो जाता है। इस समस्या के निराकरण के लिए केसेग्रेन ने एक द्वितीयक दर्पण के रूप में एक अवतल दर्पण को नली के अंदर रख दिया। उस द्वितीयक दर्पण से परावर्तित प्रकाश नेत्रिका पर फोकसित होता है, जहां पर प्रेक्षक उस वस्तु का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करता है, सही है स्टूडेंट। तो यहां पर इस परावर्तित दूरदर्शी को केसेग्रेन दूरदर्शी भी कहा जाता है। परावर्तित दूरदर्शी को केसेग्रेन दूरदर्शी भी कहा जा सकता है। इसे न्यूटन की दूरदर्शी भी कहा जाता है, न्यूटन की परावर्तक दूरदर्शी भी कहा जा सकता है। उसकी संरचना में कोई थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां पर संरचना में डिफरेंस ये होगा कि केसेग्रेन दूरदर्शी में द्वितीयक दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया है, लेकिन न्यूटन की जो परावर्तित दूरदर्शी होती है उसमें एक समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। द्वितीयक दर्पण के रूप में एक समतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है। केवल इतना सा डिफरेंस है दोनों दूरदर्शी है। परावर्तित दूरदर्शी एक केसेग्रेन दूरदर्शी और एक न्यूटन की परावर्तित दूरदर्शी है, ठीक है। डिफरेंस यहां पर ज्यादा नहीं, केवल द्वितीयक दर्पण का ही डिफरेंस रहेगा दोनों में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। तो यहां पर ये परावर्तित दूरदर्शी क्या होती है, ये इस डायग्राम से आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि परावर्तित दूरदर्शी में किस प्रकार वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्रिका पर फोकसित होता है, यह प्राप्त होता है। क्लियर है। अब इस परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, इसकी आवर्धन क्षमता को कैलकुलेट किया जाए तो किस प्रकार कैलकुलेट करें। तो आवर्धन क्षमता का एक मान अपने पीछे अपवर्तित दूरदर्शी के लिए या पीछे की सूक्ष्मदर्शी के लिए भी कैलकुलेट किया है। अपवर्तित दूरदर्शी में सूक्ष्मदर्शी में कैलकुलेट किया है कि आवर्धन क्षमता का जो मान है वो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण एवं बिंब द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात के
रूप में परिभाषित की जाती है। सही है। कहने का मतलब क्या होगा, दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसका मान अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण और बिंब द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात के बराबर होता है। मान लो अंतिम प्रतिबिंब और बिंब द्वारा बना कोण अल्फा और बीटा है, तो उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता m बराबर, आवर्धन क्षमता का मान m बराबर बीटा अपॉन अल्फा लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब यहां पर अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, उसकी दो कंडीशन पीछे अपवर्ती दूरदर्शी के अंतर्गत भी कैलकुलेट की गई। दो कंडीशन कौन सी थी जहां पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा था, दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और दूसरी कंडीशन ये थी कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर वही दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो अपवर्ती दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता कैलकुलेट की गई है। तो इसे सिद्ध किया जा सकता है यहां पर इस परावर्ती दूरदर्शी के लिए भी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का मान इसी फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट करें तो वो फॉर्मूला स्टूडेंट अपने को मिलेगा क्या, m बराबर f नोड अपॉन f, m बराबर f नोड अपॉन f e। f नोड यहां पर अभिदृश्यक दर्पण की फोकस दूरी है, f नोड अभिदृश्यक दर्पण की फोकस दूरी है, और f e इस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। सही है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर जब प्रतिबिंब बनता है तो उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता का मान पीछे भी कैलकुलेट किया है, क्या था, m बराबर f नोट अपॉन f e इंटू 1 प्लस f e अपॉन d। d यहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जहां पर प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है। तो यहां पर इन दोनों इक्वेशन से क्या चीज स्पष्ट हो रही है, इन दोनों इक्वेशन से ये चीज स्पष्ट हो रही है कि इस परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक दर्पण की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। अभिदृश्यक दर्पण की फोकस दूरी अधिक होती है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है, उसी कंडीशन में इसकी आवर्धन क्षमता का मान अधिकतम होगा। इसका मतलब परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस अभिदृश्यक दर्पण के द्वारक का बड़ा होना आवश्यक है। सही है। इसकी फोकस दूरी का अधिक होना आवश्यक है। सही है। तो ये थी इसकी आवर्धन क्षमता का मान। क्लियर है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ होती है, क्यों, कारण बताइए। अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ होती है, क्यों, कारण बताइए। क्वेश्चन है सीधा, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, वो है ये कि अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ होती है, क्यों, कारण बताइए इसका। तो यहां पर इसके कुछ कारण मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक करके यहां पर बोर्ड पर आप देखते जाओ क्या है उसके कारण। यहां पर 3-4 कारण उसके स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहला कारण स्टूडेंट अपन देखें तो यहां पर पहला कारण क्या रहेगा इसका, अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, अभिदृश्यक जो लेंस होता है उसके द्वारक को बड़ा होना आवश्यक है, उसकी फोकस दूरी का अधिक होना आवश्यक है। जब बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस बनाया जाता है तो उस बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस में वर्ण विपतन का दोष उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो प्रकाश है वो विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। यदि बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस अपन बना भी लेते हैं, उसको व्यवस्थित भी कर देते हैं, तो उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाएगा, वो है वर्ण विपतन का दोष। श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो जब उस पर आपतित होगा तो विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाएगा, इससे कारण जो प्रतिबिंब है वो रंगीन दिखाई देने लग जाएगा। तो इसमें एक समस्या उत्पन्न होगी। तो पहला दोष इसका ये रहा कि परावर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपतन का दोष उत्पन्न नहीं होता है। सही है। परावर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपतन का दोष उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन अपवर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपतन का दोष उत्पन्न हो सकता है। सही है। दूसरा कारण इसका ये रहेगा। दूसरा कारण क्या है, जब अपवर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस बनाते हैं तो उसमें गोलीय विपतन का दोष भी उत्पन्न हो जाता है। उसमें गोलीय विपतन का दोष भी उत्पन्न हो जाता है कब, जब बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस बनाया जाता है। सही है।
लेकिन जो परावर्ती दूरदर्शी, उस परावर्ती दूरदर्शी में यदि परवलयाकार अभिदृश्यक दर्पण का उपयोग किया जाता है तो उसमें ये जो गोलीय विपतन है उसका दोष उत्पन्न नहीं होता है। तो परावर्ती दूरदर्शी में गोलीय विपतन का दोष उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन अपवर्ती दूरदर्शी में गोलीय विपतन का दोष उत्पन्न होता है। सही है, दो कारण ये। तीसरा कारण यहां पर दे सकते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी द्वारा प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब है वो अधिक चमकीला और स्पष्ट होता है। सही है, परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा अधिक चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पर बड़े द्वारक का एक अभिदृश्यक परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया जा रहा है, जिसके द्वारा परावर्तित प्रकाश नेत्रिका पर पूर्णतः फोकसित हो पाता है। लेकिन बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस का उपयोग करते हैं तो उसमें कुछ प्रकाश का उसी में अवशोषण हो जाता है, इस कारण स्पष्ट प्रतिबिंब और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, परावर्ती दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब की तीव्रता अधिक होती है। सही है, प्राप्त प्रतिबिंब की तीव्रता अधिक होती है। चौथा दोष यहां पर दे सकते हैं स्टूडेंट्स में, जो परावर्ती दूरदर्शी है उसे परावर्ती दूरदर्शी के बड़े द्वारक के कारण उसकी आवर्धन क्षमता और जो विभेदन क्षमता है उसका मान बहुत अधिक हो जाता है। इसमें यदि अपन बड़े द्वारक का अभिदृश्यक दर्पण उपयोग में ले रहे हैं तो बड़े द्वारक के अभिदृश्यक दर्पण के उपयोग के कारण क्या होगा स्टूडेंट, जो इसकी विभेदन क्षमता है, उसकी विभेदन क्षमता और उसकी जो आवर्धन क्षमता है उसका मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहां पर सीधी सी भाषा में कहने का मतलब यही है कि अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी अधिक श्रेष्ठ है और उपयोगी है। इसके साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट ये चीज भी दिमाग में क्लियरली रखना कि इस दूरदर्शी द्वारा भी प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब है, नेत्रिका पर जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बनता है। ठीक है, जैसे अपवर्ती दूरदर्शी में बन रहा है। यहाँ पर खगोलीय पिंडों के लिए इस दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, उनका आकार गोलाकार होता है, इस कारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उल्टे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी जो पढ़ी है अपन ने, चाहे वो अपवर्ती प्रकार का हो चाहे वो परावर्ती प्रकार का हो, दोनों दूरदर्शियों में, खगोलीय दूरदर्शियों में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा ही बनता है। ये चीज स्पष्ट क्लियर कर लेना दिमाग में। लेकिन यहाँ पर खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, उनका आकार गोलाकार होता है, इस कारण उस प्रतिबिंब के आकार में, उसकी स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था टॉपिक आज की क्लास का, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है, उसका सिद्धांत क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, और अंतिम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है वो क्या था कि अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ क्यों होती है, उसका कारण आपको स्पष्ट नजर आ गया होगा यहाँ पर क्या कारण है। सही है, तो यहाँ पर स्टूडेंट यदि इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक बार वीडियो को फिर से देखिए। यदि फिर भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप उस कंफ्यूजन को मेरे तक सेंड कीजिए। सही है, यदि आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।